इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके अपने दोस्तों तक फैलाएं और सभी उन छात्रों तक ये वीडियो जो कि मेंस लिख रहे हैं इस बार, और जो नहीं लिख रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि वो अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह में छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रख सकें। तो बात करते हैं सबसे पहले पहले पेज की। जो देखिए ये यूनिट 1 दे रखी है, इसमें टोटल 10 मार्क्स थे और इनको जो मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं 3.5 मार्क्स से। ये यूनिट 1B 1C 2 है, तो हम सीधा इनके ऊपर टाइम वेस्ट ना करके वो वीडियो को हमें खींचना नहीं है। हम कुछ हॉट एंड स्वीट में आपका टाइम ना गंवाते हुए सीधे हम एग्जाम्स पे जो क्वेश्चंस हैं उन पे चलेंगे। देख सकते हो, पहली बात अगर हम करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन था नेम एनी 4 आउट ऑफ 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन वैदिक फिलोसफी। देखिए ये सीधे सीधे 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं लिखना है, कोई भूमिका निभानी नहीं है, सीधे आपको 2 नंबर पे कंटेंट लिखना है। जो सीधा आंसर होता है वो तो एक इन्होंने सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो सामख्या स्कूल है, योगा स्कूल है, मीमांसा स्कूल है, न्याय स्कूल है, और ये सब इन्होंने लिखे हुए हैं। देखिए बात करते हैं रावण हत्ता क्या होता है। रावण हत्ता आपको पता है, राजस्थान के जो आर्ट एंड कल्चर है उसके अंदर ये है रावण हत्ता, और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। वेस्टर्न राजस्थान में बजाया जाता है, भोपाल इसको बजाते हैं, फोक डैटी की जो पूजा करते हैं तब बजाते हैं, रात्रि जागरण जिसे कहते हैं, जब जो रात में जागरण होता है उसमें इसको बजाया जाता है। और ये किसके साथ में बजाया जाता है? सारंगी के साथ में और ढोल के साथ में बजाया जाता है। सारंगी और ढोल के साथ में बजाया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, हमने फटाफट निपटा दिए हैं। अब बात करते हैं अपने पास में सूफी जो सुहावर्दी है उसका आपको वर्णन करना है। देखिए इनका ओरिजिन कहाँ हुआ था, मिडल ईस्ट के अंदर हुआ था, अरेबिया के अंदर। और ये प्रिंस फॉलोवर थे, प्रिंस खुसरो थे। इनकी टीचिंग्स क्या थी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, एक गॉड था, विजन ऑफ इस्लाम के बारे में था। और इंडिया के अंदर ये फैलाया था, रीन ऑफ स्लेव डायनेस्टी जो होती है वो फैलाया था। इसमें इनको 1/4 मार्क्स मिले, क्योंकि इन्होंने इस पर रिलेवेंट नहीं लिखा है थोड़ा। वहीं अगर हम बात करते हैं अपने पास में हाईलाइट द रोल ऑफ अरुण आसिफ अली इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो देखिए अरुण आसिफ अली जो थे उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का जो था वो लीड किया था। ठीक है, अब इन्होंने की क्या क्या एक्टिविटीज थी क्या, देखिए अब ये तो स्वाभाविक सी बातें हैं। जब कोई आंदोलन हो रहा है तो उस आंदोलन में क्या होगा, स्ट्राइक्स होंगी, हड़तालें होंगी, और सत्याग्रह होगा, खादी का वो होगा, विदेशी जो सामान है उनका बहिष्कार होगा, अंडरग्राउंड मूवमेंट चलेंगे, रेडियो पे आकाशवाणियाँ होंगी, यही सब चीज़ें होंगी। और जो लिकर्स की शॉप है उनको बंद किया जाएगा, जलाई जाएंगी शॉप्स, यही सब होंगी। हड़ताल, पार्टिसिपेट, धरने, प्रदर्शन, यही चीज़ें यहाँ लिखनी होती हैं। बात करते हैं, देखिए मुझे लगता है कि इन 2 नंबर के क्वेश्चन पे हमें टाइम वेस्ट ना करके आप सीधा सीधा इनको इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। जो कि मुझे लगता है कि जो मेन जो कंटेंट लिखना होता है वो 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन पे लिखना होता है। हम सीधा 5 और 10 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा देखिए पहला था राज सिंह स्टाइल। देखिए इन्होंने पहला ही क्वेश्चन बहुत गलत लिखा है। राज सिंह स्टाइल जो है जयपुर जो राजघराना है उनके राजा थे, उनके बारे में लिखना था कि उन्होंने उनके जो टेम्पल स्टाइल की जो आर्किटेक्चर थी वो कैसी थी। वहीं हम दूसरी बात करते हैं, थ्रो लाइट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द कंवर सिंह बिहार रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। जो कंवर सिंह बिहार के थे उनकी क्या भूमिका रही है। देखिए कंवर सिंह जो थे वो आरा के थे, और इन्होंने जो भी रिबेल किए थे, ठीक है ना, वॉर लड़ा था, अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज किया था कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज थी, पोस्ट ऑफिस, रेलवेज, कलेक्ट्रेट, इन सब पे इन्होंने अटैक किए थे। और उन्होंने भड़काऊ जो भाषण दिए थे पब्लिक को। देखिए इसमें इनको मार्क्स जो है वो 2 नंबर दिए गए हैं। और इन्होंने जो है एक काफ़ी अच्छा इसको आंसर को लिखा है। तो आप देखिए इस 5 नंबर के अंदर भी आपको ज़्यादा भूमिका बनाने की या कुछ लेंदी लिखने की स्ट्रेट आंसर आप दे सकते हैं। देखिए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ द सिरोही। अब देखिए इस प्रोसेस में आपको क्या करना है, पूरा जो सिरोही का कैसे राजस्थान के अंदर शामिल हुआ, मतलब कि छठी और सातवीं प्रोसेस, ये पूरी हमको एक्सप्लेन करनी है। इसमें इनको 2 नंबर मिले हैं। इन्होंने यहाँ पे मैप भी बनाया है, स्टिल इनको 2 नंबर मिले हैं, तो थोड़ा कम मार्क्स हैं ये। क्रिटिकल एग्जाम इन द बेगू। देखिए बेगू पीजे मूवमेंट, जब भी क्रिटिकली की बात आ जाती है तो आपको उसके कॉजेज तो लिखने ही है, क्यों हुआ वो लिखने हैं, क्या हुआ और उसके इम्पैक्ट क्या हुए। तो उसको पूरा जो एक ओवरऑल जो एक रेस्पॉन्स होता है आपको वो लिखना है। देखिए इन्होंने इसके कॉजेज लिखे, ठीक है, इसके इम्पैक्ट लिखे हुए हैं, इसके रिजल्ट आ गए, और लास्ट में थोड़ा छोटा सा कंक्लूजन कि पीजेंट मूवमेंट जो प्रजामंडल मूवमेंट था उसके लिए जो एक रेस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहा था। इसमें इनको 1.5 मार्क्स मिला है। वही बात करते हैं आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड की। अमेरिकन वॉर ऑफ, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। देखिए वह जो अमेरिकन वो था वर्ल्ड वॉर, वो क्यों हुआ था, उसका बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड के बारे में जो जो इसमें आंसर्स हैं वो सीधे लिखने हैं। कल्चरल का लिखना है, फ्रीडम फ्रीडम की बात करनी है,
और जो ब्रिटिशर्स के लॉज थे उनके अगेंस्ट ये था, अगेंस्ट पॉलिसीज थी, जनरल पॉलिसीज थी। एंड दिस मॉडर्न वाज फिल्ड विद द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स रेडी फॉर द हाफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें भी इनको जो है 1.5 नंबर मिला गया है। अब बात करते हैं पार्ट सी की, 10 नंबर के क्वेश्चंस की। तो देखिए इन्होंने सीधा जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चंस जो है 10 मार्क्स के, आपको थोड़ा फोकसली इनको देखना होगा। देखिए इन्होंने पूछा गया है कि चारण साहित्य का महत्व परीक्षण कीजिए। शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य का महत्व परीक्षण कीजिए। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, हम इस क्वेश्चन को पहले इस पूरे आंसर्स को जो है एक बार पढ़ते हैं। चारण लिटरेचर वॉज रिटन इन द डिंगल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, विच बिल्कुल ठीक है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द बार्ट लिटरेचर पिंगल ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, बिल्कुल ठीक है। सिग्निफिकेंस जो दे रखा है इन्होंने, डेवलपमेंट ऑफ द यूनिक लिटरेसी हेरिटेज। तो अगर हम बात करते हैं, फिर देखिए इन्होंने क्या लिख रखा है, ख्यात की वचनी का, ये बिल्कुल इन्होंने सही लिख रखा है। प्रिजर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन, तो देखिए इस क्वेश्चन में जो इन्होंने जो कंटेंट लिखा है वो थोड़ा सा इरिलीवेंट लिस्ट में जा रहा है, कि इन्होंने इसको लिखा था कि क्या सिग्निफिकेंट रहा, सिग्निफिकेंस मतलब कि क्या रिजल्ट रहा, क्या इम्पैक्ट रहा। और यहाँ पे डेवलपमेंट यूनिक राइटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान हुआ, ठीक है, ये पॉइंट अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इनको 3.5 मार्क्स से मिले। देखिए अडॉप्शन ऑफ गुरुकुल टाइप स्कूल्स हो गए थे, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम हो गया था, कास्ट सिस्टम की बात आ गई थी, द थियोसॉफिकल सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूटेड Ratan Dharma along with the building education system and the social support of the system। ठीक, अच्छा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं अपने पास में, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिजिनस इंडस्ट्रीज इन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में अब ये से ये क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि जो अपने इंडिजिनस इंडस्ट्रीज बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उनके बारे में हमको बताना है। उसमें देखिए कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी, आप वो लिख सकते हैं, कॉटन इंडस्ट्री और स्टीम इंडस्ट्री, केमिकल्स की, ये सब जो थी कहाँ कहाँ बनी थी वो लिख सकते हैं। और फिर हमको लास्ट में इस आंसर को कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, और कंक्लूजन के बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, पार्ट वाइज मार्क्स होता है, आपको वो लिखना होगा। देखिए फिर इसके इम्पैक्ट्स लिखे हैं कि भाई इम्पैक्ट हुआ तो क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ा, नेशनल प्राइड की बात आ गई थी, लोगों के पास पैसा आ गया था, भारत का पैसा भारत में रह रहा था। ठीक है, फिर बूस्ट हुई इंडस्ट्री से, तो इसमें क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर के बाद में थोड़ी सी इफेक्ट हुई थी, बिल्कुल इफेक्ट हुई थी, नेगेटिवली इफेक्ट हुई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने पास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज नॉट ओनली द टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन बट सोशो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन। ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो टेक्निकल के साथ साथ में सोशो इकोनॉमिकल भी था। इसको हमें एक्सप्लेन करना है, तो इसको डिस्कस कीजिए कैसे। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या बताना है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था, कब हुआ, ठीक है, फिर टेक्निकल रिवॉल्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आई, और जब टेक्निकल रिवॉल्यूशन की चीज़ें आ गई तो सोशो इकोनॉमिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा कि भाई पॉलिटेड सिटीज़ हो गई थी, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया था, क्लास डिवीजन हो गया था, अर्बनाइजेशन हो गया था, फैक्टिंग सिस्टम हो गया था, लेबर राइट मूवमेंट चल गए थे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात आई। तो बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ से लिखा है। देखिए अब ये फिर से इसमें देखिए इंडस्ट्रियल चेंज सिस्टम ऑफ अर्बन प्लॉट्स कॉज इज दिस, काफ़ी अच्छी अच्छा आंसर निकला था, इनको लगभग इसमें 5 नंबर मिले हैं, तो अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे। आप देखिए, आप लिखने का तरीका देखिए, आप इसमें कितना पॉइंटली शार्पली एकदम सटीक जो है लिखा गया है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करने का मतलब नहीं, मैंने आपको बता दिया है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको सीधा स्ट्रेट डायरेक्ट आंसर लिखना है। फिर हम सीधी बात करते हैं 5 नंबर की। देखिए 5 नंबर में सीधा पूछा डिफाइन एमएसएमई। तो देखिए इन्होंने जो है इसमें इनमें इनको और एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते थे अगर इसमें ये लिखते कि एमएसएमई की नई डेफिनेशन 1 जून 2015 को आई थी, 1 जून 2015 को आई थी, वहाँ से लागू हुई थी, इन्वेस्टमेंट इतना इतना, टर्नओवर इतना इतना, कौन लागू करता है, बस अगर ये बात भी इसमें लिखते तो 3.5 से 4 नंबर इसमें मिल सकते थे। देखिए फिर वही बात करते हैं अपने पास में समर्थ स्कीम क्या है राजस्थान के बारे में। तो देखिए समर्थ स्कीम क्या है भाई, SC ST OBC और दिव्यांग के लिए है, इनके लिए इंक्यूबेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर जो है, और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए वो चलाए जाएंगे। वही अगर हम अगली बात करते हैं तो इसमें देखिए कि व्हाट इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड अंडर द प्रधानमंत्री रोजगार पोषण योजना। तो देखिए क्या क्या इंसेंटिव्स है, सीधा सीधा इसमें योजना के बारे में लिखना था, पर इन्होंने इस योजना को बिल्कुल गलत की गलत लिखा है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या चीज़ आ जाती है अगली, देखिए तो एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ द राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम स्कीम। रिप्स के बारे में लिखना है। देखिए रिप्स के बारे में बहुत ईजी चीज़, रिप्स 7-8 अक्टूबर को आई थी, क्या क्या चीज़ है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के बारे में बात करना है, कितना इन्वेस्टमेंट आया वो लिखना है ना। और फिर इसके मेन फीचर्स क्या होंगे, तो इनमें देखिए को टारगेट था कि इतना इतनी हम जॉब क्रिएट कर देंगे,
इतना हम इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे राजस्थान, इतनी इंडस्ट्रीज को बूस्ट करेंगे, लेकिन इन्होंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। फिर वही बात करते हैं अपने पास में, राइट एनी 5 एम्स ऑफ वर्ल्ड ग्रुप क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका काफ़ी वाइड एरिया का स्कोप का क्वेश्चन है, डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज अगर हम बात करते हैं जो नेचुरल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, उसमें इस प्रॉब्लम को आप वर्ल्ड जोग्राफी से जोड़ के देख सकते हैं। देखिए ये नेट जीरो का मिशन, ये सब तो ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ, ये बिल्कुल सही सही है, लेकिन अगर इसमें देखिए जो एसडीजी जो है, इसमें देखिए इसको 2 नंबर मिले हैं, अगर इसमें और भी नंबर मिल सकते थे। कैसे कि एसडीजी पर्टिकुलर जो है क्लाइमेट चेंज का किस एसडीजी के गोल के अंदर है, वो अगर ये हम इसमें मेंशन कर देते हैं तो शायद हो सकता था यहाँ पे इनको 2.5 से 3 मार्क्स मिल जाते। देखिए वहीं अगर हम बात करते हैं, अब अगला जो क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, व्हाट आर द की मेजर पर्टेनिंग टू द इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर विल्स एंड दिस अभियान इन इंडिया। तो देखिए अंडर आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है, की मेजर्स में इसके आत्मनिर्भर भारत के बारे में लिखना है, ठीक है। इन्होंने जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 3 ही मार्क्स मिले, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत में क्या है, जीडीपी इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी होगी, 5 पिलर्स रखे गए थे, कौन कौन से रखे गए थे उसके बारे में आप लिख सकते हैं, बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी गई थी, ठीक है, लेबर रिफॉर्म्स की, टैक्स रिफॉर्म्स की, है ना, और जो इंक्यूबेशन और जो टेक्नोलॉजी है ये बनाए जाएंगे, ठीक है, और जो एक तरीके से भारत की इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए जो भी काम किए जाएंगे वो इसके अंदर आपको मेंशन करने थे, तो इन्होंने मेंशन किया है लेकिन थोड़े कम। ये अगर हम बात करते हैं, डिस्क्राइब द चीफ मिनिस्टर, डिस्क्राइब चीफ मिनिस्टर, देखिए अब है ना, पॉइंट प्रोग्राम फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो देखिए इसमें अंदर जो है सीएम अशोक गहलोत प्रिपेयर द 7 पॉइंट प्रोग्राम फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। अब इन्होंने वुमेन के लिए जो जो प्रोग्राम थे वो लिखने, और इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया कि पहले प्रोग्राम लिखे, फिर उसके इसका जो इम्पैक्ट है वो लिखा, अब आगे और इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं उन्होंने वो लिखे, और देखिए इन्होंने यहाँ पे SDG 5 का इंडिकेटर लिखा है। तो ये जो लाइन है यहाँ से इनको इसमें देखिए 3 से सीधा 5 मार्क्स का जो है इनको फायदा हुआ, 2 मार्क्स का, फिर थोड़े से आंसर को एनहांस करते चलेंगे तो थोड़ा ठीक रहता है। देखिए व्हाट आर द विजन एंड द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द राजस्थान सोलर एनर्जी 2019, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, 325 सबसे पहले क्या लिखना है कि हम क्यों बना रहे हैं, 325 दिन का होता है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। डेजर्ट लैंड एंड वेस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं, विजन क्या है, 175 गीगावाट बनाया 2024-25 तक, फिर विजन क्या है इसका, फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और लास्ट में कंक्लूजन। हाइब्रिड एनर्जी जो है वो वे टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एनर्जी सोसाइटी। देखिए इसमें 6 मार्क्स में उन्होंने उस पॉलिसी के बारे में लिखा है, उसका विजन लिखा है, और साथ के साथ जो उसके डेवलपमेंट है इसमें इन्होंने वो भी मेंशन किया है। देखिए अब ये फिर से 2 नंबर के क्वेश्चन है लास्ट सेक्शन के अंदर, तो मुझे लगता नहीं 2 नंबर के क्वेश्चन को, देखिए स्ट्रिक्ट है, शारदा एक्ट क्या था भाई 1856 में आया था, ठीक है। अब ये किस लिए है, क्या है, कौन लेकर आया था, क्या था, ये आपको डायरेक्ट लिखना है, इसमें कोई भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है, 15 वर्ड में लिखना है, 4 लाइनें फिलअप करनी होती है, ठीक है। देखिए वह इस कास्ट सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ इनइक्वलिटी। अब सीधी सी बात है कि भाई कास्ट सिस्टम होगा तो क्या होगा, अनटचेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, क्या होगा, लोगों के अंदर जो कॉर्पोरेशन वाले जो फीलिंग है वो नहीं आ पाएगी, पॉलिटिकली जो है लोग बायस हो जाएंगे, ठीक है, रिलीजियसली बायस उसमें हो जाएंगे, और जो फ्रैक्शन है सोसाइटी है वो फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये सारे सीधे सीधे से इम्पैक्ट लेते हैं कास्ट सिस्टम के, लोग लिमिट होकर रह जाएंगे कास्ट सिस्टम की वजह से। देखिए बात करते हैं, आप देखिए सेक्शन बी की, ये जो ये क्वेश्चन है ये भी 2 नंबर के हैं। यहाँ से ये देखिए पार्ट बी के अंदर जो हम पास में पहले होते थे, एक्सप्लेन नीड हायरार्की थ्योरी एज ए एच स्लोक। देखिए ये एच मस्लोक्स ने जो भी थ्योरी दी थी हायरार्की के 505 का प्रिंसिपल था वो क्यों दिया था, हमको सीधी सी बात है कि क्यों चाहिए ये देखना होगा। तो देखिए इसमें जो भी इन्होंने आंसर लिख रखा है वो अच्छा लिख रखा है, इसमें आप एक एग्जांपल के साथ भी इसको एक्सप्लेन कर सकते थे कि आप पुलिस की हायरार्की समझा सकते थे, जिले में सबसे ऊपर एसपी होता है, फिर डीवाईएसपी होता है, एडिशनल एसपी होता है, नीचे उसके फिर डीवाईएसपी होता है, फिर सीआई, एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। तो इन सब का एक जो डिसीजन जो ऑर्डर देने का जो होता है वो एक क्रम होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आप इसमें इसको भी मेंशन कर सकते थे एक एग्जाम्पल को, तो शायद आपको 3 से 4 मार्क्स यहाँ पे मिल सकते थे। देखिए अब आपको एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है भाई, प्रोडक्ट की उत्पत्ति से लेकर लास्ट तक की जो प्रोसेस होती है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, इन्होंने जो है इसमें गलत लिखा है, ठीक है। अब देखिए जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है वो किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहले ये देखना, सबसे पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिमांड करती है मार्केट में लोगों की डिमांड पे, प्राइस पे, और
अदर कंपेटेबिलिटी जो अदर कंपनी के साथ उस पर ये डिपेंड करती है, इन्होंने इसको नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अपने पास में ये फिर 2 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग सुटेबल टू द एग्जांपल। देखिए डबल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या होगा, दो अकाउंट, इसमें डबल एंट्री सिस्टम मतलब एक क्रेडिट एक डेबिट, दोनों में इसमें एंट्री होगी, नुकसान का वो होगा वो कम रहेगा और इजीली हम इसको कैश कर सकते हैं, फ्रॉड नहीं हो सकता है इसमें। ये तो इसके फायदे हो गए। एग्जांपल्स देखिए, इन्होंने एक एग्जांपल देखिए समझा कि क्या 7.5 रुपये डेबिट हुआ, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, क्या 100 रुपये निकला, 100 रुपये डेबिट हो गया, तो हमने 150 रुपये, यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस जो है वो बहुत कम रहते हैं। परफॉर्मेंस बजटिंग इज यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एडवांटेजेस वाई। देखिए अब आपको लिखना है कि निष्पादन जो कौन सी सरकार है उसमें सार्वजनिक उपक्रमों के लिए क्यों उपयोगी है, इसके बारे में हम पूरा मेंशन कर सकते हैं। हम इन्होंने मेंशन किया है, इसमें इनको 1.5 मार्क्स मिला है। तो ये तो थी अब मेरे जो फर्स्ट पेपर की जो कॉपी थी, हमने इसको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको पूरे मार्क्स दिखा दिए हैं कि देखिए जैसे ये जीरो बेस बजटिंग का क्वेश्चन था तो क्यों अडॉप्ट किया था, तो जीरो बेस बजटिंग को अडॉप्ट क्यों किया था, जो इसके ऑब्जेक्टिव है हमको वो लिखना है। ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं भाई, इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर रेशनलाइजेशन वो होगा, रीजनिंग फॉर द बजट डिमांड एवरी ईयर तो वो हो जाएगा, द कर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इनफैक्ट ये हो गया, एंड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट बजटिंग सिस्टम। देखिए आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, आपको कोई इधर उधर की बातें करनी ही नहीं, इधर उधर की बातें करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसी के संग हम विदा लेते हैं आपसे। इस वीडियो को शेयर करें, अगली कॉपी भी ज़रूर लेकर आएंगे, इसको मैं लिंक शेयर कर दूंगा और आप इसको शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो उस कमेंट में डाल सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।